मौसम आ गया था। जिस तरह आम फलों का राजा हुआ करता है, उसी तरह टुनकपुर गांव में भी एक राजा हुआ करते थे, जिनका नाम राजा भीम था। बाकी गांव वालों की तरह राजा को भी आम बहुत पसंद था। उसने एक दिन अपने एक दरबारी को बुलाया और कहा, हम चाहते हैं कि आज रात के खाने में हम मिठाई के तौर पर आम रस खाएं। हमारा सबसे पसंदीदा आम रस। जो आज्ञा महाराज, मैं अभी बाजार जाकर आम ले आता हूँ। हाँ, मगर एक बात का ध्यान रहे, आम बेहद मीठे और स्वादिष्ट होने चाहिए। इसीलिए ऐसे दुकान से आम लेकर आएं जिसके आम कभी खराब नहीं निकलते हो। दरबारी ने कुछ देर सोचा और फिर राजा से बोला, महाराज, गांव में एक आम वाला है जिसका नाम है रामू। सुना है उसके आम सभी आम वालों से काफी अच्छे और मीठे होते हैं। यहाँ तक कि उसने अपने आम को लेकर घोषणा भी कर रखी है। घोषणा? कैसी घोषणा? महाराज, यही कि उससे खरीदे हुए आम यदि खराब निकलते हैं तो वो माफीनामे के तौर पर अपने ग्राहक को 1 लाख रुपए देगा। क्या 1 लाख रुपए? उसे अपने आम पर इतना भरोसा है? जी महाराज, और हैरानी की बात ये है कि आज तक कभी किसी ग्राहक ने उसके आम को लेकर कोई शिकायत नहीं की। ठीक है, अगर ये बात है तो आप अभी उसके दुकान पर जाकर आज रात के खाने के लिए आम लेकर आएं। और हाँ, आप उसे ये मत बताइएगा कि ये आम आपने मेरे यानी राजा के लिए हैं। जैसा महाराज ने कहा, दरबारी ने बिल्कुल वैसा ही किया। वो रामू की दुकान पर पहुंच गया। हाँ भाई, आम कैसे दिए? 200 रुपए डजन है सरकार। ये तो बहुत महंगे हैं। आम इतने अच्छे भी तो हैं सरकार। पूरे गांव में सबसे अच्छे आम आपको मेरे ही दुकान पर मिलेंगे। अच्छा चलिए, आपके लिए 200 नहीं तो 190 रुपए डजन लगा देता हूँ। सरकार, गरीब हूँ पर अपना धंधा पूरी ईमानदारी से करता हूँ, इसीलिए मुनाफा भी बहुत कम होता है। दरबारी ने रामू से 10 डजन आम लिए और उसे लेकर सीधा महल पहुंच गया। रात को खाने के बाद जब महाराज ने आम रस का पहला चम्मच अपने मुंह में डाला तो मानो चम्मच उनके मुंह में ही अटक गया। वो एक कटोरी के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, इस तरह से खाते ही चले गए। पेट भर आम रस खाने के बाद राजा ने अपने दरबारी को बुलाया। दरबारी, आप ये आम जिस दुकान से लाए हैं, हमें इसी वक्त उस दुकानदार के पास ले चलें। महाराज की बात सुनते ही दरबारी डर गया। क्या हुआ महाराज? आम अच्छे नहीं थे क्या? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? वो सब हम आपको बाद में बताएंगे, मगर अभी आप मुझे उस दुकानदार के पास ले चलो। और हाँ, हम वहाँ राजा के भेष में नहीं बल्कि एक साधारण व्यक्ति के भेष में जाएंगे। राजा ने एक नकली दाढ़ी मूंछ अपने चेहरे पर लगाई, हाथों में छड़ी ली और एक बुजुर्ग बनकर अपने दरबारी के साथ रामू की दुकान पर पहुंच गया। राजा रामू के पास गया और बोला, आज सुबह तुम्हारी दुकान से आम लेकर गए थे और वह सारे के सारे सड़े हुए निकले बेटा। राजा की बात सुनते ही रामू हैरान हो गया। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है हुजूर? मेरे आम कभी सड़े हुए निकल ही नहीं सकते। अच्छा, तो इसका क्या मतलब हम झूठ बोल रहे हैं? तुम्हारे सभी आमों में से कीड़े निकले हैं, कीड़े। इतने शौक से आम लिए थे मगर एक भी आम हमें खाने को नसीब नहीं हुआ। अरे तुम्हें तो अपनी आंखों पे बहुत घमंड था ना, फिर क्या हुआ? क्यों बोलती बंद हो गई तुम्हारी? रामू को समझ नहीं आया कि वह क्या बोले। गलती हो गई हुजूर, माफ कर दीजिए। मैं अभी आपको नए आम दे देता हूँ। हमें तुम्हारी दुकान से कोई आम नहीं चाहिए। और रही बात गलती की, तो गलती तो तुमसे हुई है। उस गलती को सही करने के लिए जल्दी से हमें 1 लाख रुपए दे दो। ये बात सुनते ही रामू थोड़ा घबरा गया, चाह कर भी उससे कुछ कहते ना बना। अरे क्या हुआ? तुमने ही तो कहा था ना कि अगर तुम्हारे आम खराब निकलते हैं तो तुम अपने ग्राहक को 1 लाख रुपए दोगे। तो चलो लाओ मेरे पैसे। थोड़ा विचार करके रामू बोला, ठीक है हुजूर, मैंने घोषणा की थी और मैं अब भी अपनी घोषणा पर कायम रहने के लिए तैयार हूँ। फिलहाल के लिए मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, मगर कल सुबह
आपको आपके 1,00,000 रुपए मिल जाएंगे। राजा वहाँ से चला गया। अगले दिन राजा फिर से बूढ़ा बनकर रामू की दुकान पर आया। रामू ने राजा की तरफ एक कागज बढ़ाते हुए कहा, हुजूर, ये मेरे घर के कागजात हैं। मैंने घर गिरवी रख एक आदमी से 1,00,000 रुपए लेने की बात की है और कुछ दिनों में वो आदमी मुझे पैसे दे देगा। जैसे ही पैसा आता है मैं आपको आपके 1,00,000 रुपए दे दूंगा। तब तक के लिए भरोसे के तौर पर मेरे घर का कागज अपने पास रख लीजिए। राजा को रामू पर यकीन नहीं हुआ। उसने रामू के हाथ से कागज लेकर देखे। कागज बिल्कुल सही थे। राजा ने तुरंत अपनी लकड़ी फेंकी और अपनी दाढ़ी मूछ निकालकर अपने असली रूप में रामू के सामने खड़े हो गए। क्या महाराज आप? हाँ, मैं। तो आप मेरी दुकान पर आए, वो भी एक साधारण आदमी बनकर। पर ऐसा क्यों महाराज? दरअसल मैं तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा लेना चाहता था। मैं देखना चाहता था कि गलत होने पर तुम अपना वादा निभाते हो या नहीं। इसीलिए मैं साधारण गांव वाला बनकर तुम्हारे पास ये जानने के लिए आया कि क्या तुम सिर्फ राजा को ही सम्मान देते हो या फिर इस गांव के हर एक इंसान को बराबर का सम्मान देते हो। इतना कहकर राजा ने अपनी जेब से एक पोटली निकाली और रामू की ओर बढ़ाते हुए बोले, दरअसल तुम्हारे आम हमेशा की तरह बहुत मीठे और स्वादिष्ट निकले थे। मैं तुम्हारे आम और तुम्हारी ईमानदारी दोनों से बहुत खुश हुआ। इसीलिए मैं तुम्हें इनाम के तौर पर 100 सोने के सिक्के देता हूँ। रामू ये सुनते ही बहुत खुश हो जाता है और राजा को धन्यवाद देता है। सदा ध्यान रखना चाहिए कि इंसान को सिर्फ मेहनत ही जीवन में आगे नहीं बढ़ाती है, बल्कि मेहनत के साथ साथ उसका ईमानदार होना भी उतना ही जरूरी है। एक छोटे से शहर में एक पुराना ढाबा था जिसे अश्विन चला रहा है। इस ढाबे में वैसे तो कई सारी चीजें मिलती थी, पर सबसे ज्यादा बिकने वाली चीज थी लंच प्लेट, जो कि बस 50 रुपए की थी। दाम कम होने की वजह से इनके ग्राहक बड़े हुए थे। उन्हीं में से एक था राजू। अरे अश्विन भाई, आपके ढाबे का खाना क्या बनता है? टेस्टी भी है और पेट भी भर जाता है। कौन बनाता है ये सब? अरे हम ही बनाते हैं, खानदानी है। बचपन से हम जब भी खाना बनाते थे तो लोग उंगलियां चाटते रह जाते थे। अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा है। हे भगवान, कब छुटकारा मिलेगा ये रोटी बनाने से? सुबह से शाम तक मशीन की तरह रोटी बेलती रहती हूँ। अरे आज तो हमारे खाने की बहुते तारीफ हो रही थी ढाबे में। वो राजू है ना, बोल रहा था बहुत टेस्टी खाना बनाते हो। हाँ तो बोलेगा क्यों नहीं? उसे क्या, बस खाकर निकल जाना है। अरे हमार महारानी, गुस्सा काहे करती हो? ढाबा ऐसा ही चलता रहा तो बहुत जल्दी एक काम वाली रख लेंगे, तुम्हारा काम कम हो जाएगा। आए बड़े, पिछले महीने भी यही कहा था, कहा कुछ हुआ? अरे हो जाएगा, बस तुम गुस्सा कम किया करो यार। कल हम रोटी बेल लेंगे, तुम ढाबा संभाल लेना, ठीक है? ठीक है। अगले दिन अश्विन रोटियां बनाता है और रानी ढाबा संभालने पर बैठ जाती है। ढाबे पर ज्यादा काम नहीं होता, ये सोच थी रानी की, पर रानी बिल्कुल गलत थी। कभी एक ग्राहक बुलाता तो कभी दूसरा। अरे भाई, जग में पानी नहीं है। अभी लाई। अरे भाई, थोड़ी दाल डालो। अरे भाई, थोड़ी सब्जी डालो। रानी इस टेबल से उस टेबल पर भाग भाग कर थक गई और फिर काउंटर पर जाकर बैठ गई। इससे अच्छा तो रोटी बनाना ही ठीक था, यहाँ वहाँ भागना तो नहीं पड़ता। तभी अश्विन रोटियां बेलकर ढाबे पर आता है। रानी को देखकर उसके पास जाता है। अरे भाई, थोड़ा ये साफ कर दो। हाँ, आता हूँ। अरे क्या हुआ, हमारी महारानी थक गई, घर जाके आराम करो, ढाबे का काम हम देख लूंगा। रानी घर जाने के लिए ढाबे से बाहर निकलती है। वहाँ उसे एक और ढाबा दिखाई देता है। उस ढाबे को भी पति पत्नी चला रहे थे। रानी ढाबे के अंदर जाती है। इसके लंच थाली का दाम 70 रुपए है और हमारे 50 रुपए। फिर भी ज्यादा लोग इसी के ढाबे पर खाना खाने आते हैं। रानी की नजर ढाबे के मालकिन पर पड़ती है। वो काउंटर पर बैठकर पैसे गिन रही थी। ऊपर से नीचे तक सोने से लदी थी। ये देखकर रानी के मन में लालच आ गया। हम भी तो ढाबे की मालकिन हैं, हम भी इसी तरह सोना पहन सकते हैं। अश्विन घर लौटते ही रानी उसे सामने वाले ढाबे की बात बताने लगी। पता है, ऊपर से नीचे तक सोने से लड़ी हुई थी। वो ढाबे पर 70 रुपए का लंच थाली बेच रही है, हम भी बेचेंगे। अरे तू पगला गई है क्या? वो ढाबा 20 साल पुराना है और हमारा ढाबा बस 5 साल पुराना। अगर हम भी 70 रुपए दाम कर दिए तो कोई नहीं आएगा। वो सब हमें नहीं पता। जितना ढाबे पर तुम्हारा हक है उतना हमारा भी है। अरे सुनो तो, दाम बढ़ाने पे लोग बंद कर देंगे आना, तो क्या करोगी? हम कोई दूसरा उपाय देखते हैं।
अगले दिन रानी बाजार से छोटे साइज की थाली और कटोरियाँ ले आई। अब थाली की साइज छोटी हो गई थी तो रोटी की भी साइज छोटी हो गई, दाल भी कम हो गई और चावल सब्जी भी कम हो गई। सभी ग्राहकों को छोटी थाली में ही खाना देने लगे, पर ग्राहकों को ये बात समझ में नहीं आई। एक थाली में ग्राहकों का पेट नहीं भर रहा था, सब कुछ न कुछ एक्स्ट्रा मांगने लगे। भाई एक रोटी एक्स्ट्रा देना और दाल भी एक कटोरी। मुझे आलू की सब्जी थोड़ी एक्स्ट्रा देना। और इस रानी का पैसा बढ़ने लगा और उन पैसों से रानी अपने लिए सोने की चेन लेती है और अश्विन को दिखाने लगी। ये देखो, 1 महीने के अंदर ही सोने की चेन बना ली हमने। तुमसे तो हुआ नहीं, कहो तो तुम्हारे लिए भी बना दे। नहीं, हमें बेईमानी का खाने नहीं आता। मत खाओ, हम तो बहुत खुश है। 1 साल के अंदर ही उस ढाबे वाली से ज्यादा सोना पहनेंगे हम। दोपहर लंच के समय राजू, जो कि पुराना ग्राहक था, वो बहुत गुस्से में आया। अश्विन भाई, ऐसा क्यों किए? अरे भाई, पर हमने किया क्या? आज मैंने लंच थाली तुम्हारे सामने वाले ढाबे पे खाई। उनकी थाली का साइज तुम्हारे थाली से बड़ा था और खाना भी ज्यादा था। एक थाली में मेरा पेट भर गया और तुम्हारे ढाबे पे 2 थाली के 100 रुपए देने के बाद भी पेट नहीं भर रहा था। बेईमानी क्यों किए? अब मैं कभी नहीं आऊँगा। राजू ने सबके सामने ये बात बताई तो ग्राहक उठकर चले गए। अगले दिन अश्विन के ढाबे पर कोई खाना खाने नहीं आया। और कर लो लालच, और सोना बना लो। कोई नहीं आया खाना खाने, अब क्या करोगी? हमें माफ कर दीजिए, हमें नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा। घर जाओ, अगली बार ढाबे पे कदम मत रखना। लालची औरत, तुम्हारी वजह से हमारा धंधा ठप हो जाएगा। रानी रोते रोते घर चली गई। अश्विन ने एक बार फिर से अपनी पुरानी थाली और कटोरियाँ निकाली। तभी राजू सामने से जा रहा था। हमको माफ कर दो, रानी के बहकावे में आ गए थे। हम कभी वापस ऐसा नहीं करेंगे। राजू को अश्विन पर दया आ गई। राजू ने अश्विन के ढाबे पर ही खाना खाया। कुछ देर बाद कुछ और ग्राहक भी आए। अब वापस ग्राहकों का भरोसा जीतने के लिए अश्विन को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। उम्मीद है कि अश्विन का ढाबा पहले जैसा ही चलने लगेगा। यह रानी को भी समझ में आ गया था कि लालच सब कुछ बर्बाद कर सकता है।